नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, तदनुसार गुरुवार 8 अक्टूबर 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, जिंदगी में कुछ बदलाव चाहते हो तो बदलाव की शुरुआत पहले अपने आप से करो। हरियाणा में 15 अक्टूबर से छठी से लेकर 10वीं तक के स्कूल खोलने की तैयारी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बुधवार को चंडीगढ़ में सवाल के जवाब में इस आशय की जानकारी दी। मंत्री ने यह भी कहा कि जल्द ही वे राज्य शिक्षा विभाग के आला अफसरों के साथ में नई गाइडलाइन को लेकर विचार मंथन करेंगे। सबसे बाद में पहली से लेकर 5वीं तक की क्लासों को खोलने की तैयारी पर विचार किया जाएगा। राज्य की ओर से 15 तारीख से पहले इस संबंध में सही स्थिति से अवगत करा दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी पर HL पुल सहित बोदा से तंगोली वाया सैनी फार्म सड़क के निर्माण के लिए 2.2689 एकड़ भूमि की खरीद के लिए 51,960 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने 17 दिसंबर 2016 को पिहोवा में एक जनसभा के दौरान जिला कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी पर HL पुल सहित बोदा से तंगोली वाया सैनी फार्म सड़क के निर्माण की घोषणा की थी। राज्य सरकार के सुपर 100 कार्यक्रम, जिसके तहत इस साल हरियाणा के 25 छात्रों को IIT में प्रवेश मिला है, की सफलता को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुपर 100 कार्यक्रम के तहत कोचिंग सेंटरों की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि वर्तमान में हरियाणा के पंचकुला और रेवाड़ी में 2 कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। सुपर 100 कार्यक्रम वर्ष 2018 में शुरू किया गया था, जिसके तहत रेवाड़ी और पंचकुला में केंद्र स्थापित किए गए थे। IIT जैसे प्रमुख संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए सरकारी स्कूलों के वंचित मेधावी छात्रों को इन केंद्रों में कोचिंग दी जाती है। सरकारी स्कूल के छात्र जो कक्षा 10वीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें लिखित परीक्षा और विशेष स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुजरने के बाद JEE और नीट परीक्षा के लिए विशेष कोचिंग दी जाती है। छात्रों की छात्रावास, भोजन और स्टेशनरी का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। मुख्यमंत्री ने राज्य में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए कोलैटरल फ्री लोन की भी सुविधा प्रदान करने की घोषणा की, ताकि यह निश्चित किया जा सके कि पैसों की कमी के कारण छात्रों की शिक्षा पर कोई प्रभाव न पड़े। वह देश में कहीं भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए साथ साथ विदेशों में भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने का लाभ उठा सकता है। मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने अब वंदे भारत और श्री शक्ति एक्सप्रेस चलाने का फैसला लिया है। यही नहीं, यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली कालका और नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी भी जल्द ही ट्रैक पर दौड़ती नजर आएगी। रेलवे बोर्ड ने संबंधित मंडल प्रबंधकों को व्यवस्था बनाने के लिए निर्देश जारी किए हैं, ताकि जल्द से जल्द इन ट्रेनों को चलाने की तारीख घोषित की जा सके। त्योहारी सीजन और माता के नवरात्रों को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को एक बड़ी सौगात दी है। रेलवे ने पूरे देश में 39 ऐसी ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों में दुरंतो, वंदे भारत, शताब्दी, राजधानी, डबल डेकर व युवा एक्सप्रेस शामिल हैं। यह ट्रेनें पुराने नंबर के आधार पर ही संचालित की जाएंगी। अभी ट्रेनों के चलाने की तारीख और समय सारणी की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन 2 से 3 दिनों में ट्रेनों को चलाने की घोषणा हो सकती है और इसे पुराने समय सारणी के अनुसार ही चलाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान और भाजपा नेत्री बबीता फोगाट ने एक बार फिर से सरकारी नौकरी छोड़ दी है। बबीता ने पहले भी सियासी कारणों से नौकरी छोड़ी थी और इस बार भी यही वजह है। बबीता ने इस बार हरियाणा सरकार के खेल उपनिदेशक की नौकरी बड़ी भूमिका के लिए छोड़ी है। बताया जाता है कि भाजपा बबीता को राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय करेगी। वह बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक बन सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बबीता फोगाट में भाजपा अपनी तेज तर्रार नेत्रियों उमा भारती और साध्वी रितंबरा की छवि देख रही है। पार्टी की रणनीति बिहार विधानसभा चुनाव और हरियाणा की बड़ौदा सीट के उपचुनाव में बबीता को स्टार प्रचारक के रूप में इस्तेमाल करने की है। बता दें कि बबीता फोगाट ने कंगना रनौत से लेकर दूसरे कई मसलों पर बेबाकी से अपनी बात रखते हुए विवादास्पद ट्वीट किए हैं। बताया जाता है कि भाजपा को बबीता का आक्रामक तेवर रास आते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने की इच्छुक बबीता फोगाट के फैन और फॉलोअर भी खूब हैं। रेलवे बोर्ड ने बुधवार को 39 नई ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दे दी है। इन्हें स्पेशल सर्विस के तौर पर चलाया जाएगा। इन ट्रेनों के शुरू होने की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। 39 में से 26 ट्रेनें स्लीपर और 13 ट्रेनों में सीटिंग व्यवस्था होगी। हाल ही में रेलवे ने कहा था कि फेस्टिव सीजन में 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 200 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। उधर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC ने लखनऊ, नई दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई के बीच तेजस ट्रेनें फिर से शुरू करने का फैसला किया है। ये ट्रेनें 17 अक्टूबर से शुरू की जा सकती हैं। कोरोना महामारी की वजह से तेजस ट्रेनें 19 मार्च से स्थगित थी।
सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने कहा कि पब्लिक प्लेसेस पर लंबे समय तक धरने नहीं दिए जा सकते। विरोध प्रदर्शन के लिए शाहीन बाग जैसी सार्वजनिक जगहों पर घेराव बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शाहीन बाग को खाली करवाने के लिए दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। ऐसे मामलों में अफसरों को खुद एक्शन लेना चाहिए। वे अदालतों के पीछे नहीं छिप सकते कि जब कोई आदेश आएगा तभी कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ 14 दिसंबर से प्रदर्शन शुरू हुआ था, जो 3 महीने से ज्यादा चला। बाद में कोरोना के चलते लॉकडाउन होने पर 24 मार्च को प्रदर्शन बंद हो पाया था। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की दलित युवती के साथ कथित गैंगरेप के मामले की जांच कर रही SIT 7 दिन में जांच पूरी नहीं कर पाई। SIT को कल रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अब सरकार ने उसे 10 दिन का वक्त और दे दिया है। SIT की टीम कल लगातार दूसरे दिन पीड़ित के गांव पहुंची। अब इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने जांच का समय बढ़ाए जाने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार कोई भी काम तय समय पर पूरा नहीं कर पा रही है। 7 दिन में जाँच करने का समय दिया गया था, अब 10 दिन का समय और मांग रही है। इसका मतलब कोई गड़बड़ तो है। UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बुधवार को देश में 24 स्वयंभू और गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की एक सूची जारी की है। इसमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सबसे ज्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी हैं। UGC के सचिव रजनीश जैन ने बताया कि स्टूडेंट और पब्लिक को सूचित किया जाता है कि फिलहाल 24 स्वयंभू यानी सेल्फ स्टाइल्ड और गैर मान्यता प्राप्त संस्थान UGC कानून का उल्लंघन करते हुए काम कर रहे हैं। उन्हें फर्जी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है और उन्हें कोई भी डिग्री देने का अधिकार नहीं है। UGC ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 8 और दिल्ली में 7 फर्जी यूनिवर्सिटी हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 2-2 फर्जी यूनिवर्सिटी चलाए जा रहे हैं। हाथरस में गैंगरेप की कथित घटना के बहाने दंगे फैलाने की साजिश को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। नई जानकारी चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI को लेकर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक PFI को हाथरस कांड के बहाने यूपी में जातीय दंगे फैलाने के लिए 100 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। इसमें से 50 करोड़ मॉरिशस से आए थे। PFI वही संगठन है जिसका नाम CAA के विरोध में दिल्ली में हुए दंगों में भी आया था। दिल्ली से हाथरस जा रहे 4 कार्यकर्ता मंगलवार रात मथुरा में पकड़े गए थे। इनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इनके पास 6 स्मार्टफोन, 1 लैपटॉप, जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम और Am I Not India's Daughter Made With कैड लिखा हुआ पंपलेट मिले थे। स्थानीय कोर्ट ने चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक और बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत को एम्स की फोरेंसिक टीम आत्महत्या का मामला बता चुकी है। वहीं दूसरी ओर उनके खाते की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में भी कुछ संदिग्ध सुराग नहीं मिला है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत के सभी बैंक खातों में पिछले 5 साल के दौरान 70 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। इसमें से सिर्फ 55 लाख रुपए ही रिया चक्रवर्ती से जुड़े पाए गए हैं। ज्यादातर पैसा स्पा, यात्रा और गिफ्ट खरीदने पर खर्च किया गया था। आत्महत्या का मामला स्पष्ट होने के बाद CBI अब इसके कारणों की पड़ताल करेगी। इसमें रिया चक्रवर्ती और उनके भाई की भूमिका, बॉलीवुड में प्रोफेशनल राइवलरी और भाई भतीजावाद, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और राजपूत के मानसिक स्वास्थ्य का एंगल शामिल है। ड्रग्स मामले में महीने भर से जेल में बंद रिया चक्रवर्ती समेत 3 लोगों को बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। NCB ने उन्हें NDPS एक्ट के सेक्शन 27A के तहत गिरफ्तार किया था, मगर कोर्ट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि रिया ड्रग्स डीलर का हिस्सा है। NCB ने रिया के लिए 20 साल की कैद की सजा की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने बेहद असम्मानजनक और अनुचित करार दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी जान पहचान वाले शख्स ने नशीले पदार्थों के सेवन के लिए पैसे दिए हैं तो सजा का हकदार सेवन करने वाला इंसान है, ना कि पेमेंट करने वाला, वो भी 20 साल का तो कतई नहीं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, हम बचाव पक्ष के तर्क से सहमत हैं। सेक्शन 27A की जो व्याख्या NCB ने की है वो जायज नहीं है। बहुत जल्द आप Amazon.in के जरिए ट्रेन की टिकट बुक कर सकेंगे। इस सुविधा के लिए Amazon इंडिया और IRCTC के बीच साझेदारी हुई है, यानी अब आप सीधे Amazon की वेबसाइट पर जाकर रिजर्वेशन करा पाएंगे। Amazon अपने वेबसाइट पर टिकट रिजर्वेशन कराने पर पहली ट्रेन टिकट बुकिंग करने पर 10% कैशबैक देगी, जो कि 100 रुपए तक का है। वहीं प्राइम मेंबर्स को 12% कैशबैक मिलेगा। कैशबैक ऑफर सीमित अवधि के लिए मान्य है। नए फीचर के तहत शुरुआती अवधि के लिए कंपनी ने सर्विस व पेमेंट गेटवे ट्रांजैक्शन चार्ज से छूट दी है। बता दें कि यह एक लिमिटेड पीरियड ऑफर होगा। Amazon का ट्रेन टिकट बुकिंग फीचर एंड्रॉइड व iOS दोनों तरह के ऐप पर यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। Amazon के प्लेटफॉर्म पर आप एक बार में 6 लोगों के लिए ट्रेन टिकट बुक कर सकेंगे। तत्काल टिकट बुकिंग के मामले में एक ट्रांजैक्शन में 4 लोगों के लिए टिकट बुक की जा सकती है।
एशिया के सबसे बड़े जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की राह अब आसान होने जा रही है। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एजी और गौतम बुद्ध नगर के यमुना प्राधिकरण के बीच करार हो गया है। इस एयरपोर्ट के निर्माण पर करीब 29,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बता दें कि यह एयरपोर्ट दुनिया की बेहतरीन और नवीन तकनीक से बनेगा। इतना ही नहीं, यह एयरपोर्ट पूरे उत्तर भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिलेगा और नौजवानों की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। बताया जा रहा है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से डिजिटल होगा और 2023-24 से इस एयरपोर्ट पर उड़ान शुरू हो जाएंगी। बीएसई सेंसेक्स 39,878 और निफ्टी 11,738 के स्तर पर बंद। ऑटो शेयरों में भी बढ़त। बजाज ऑटो का शेयर 3% तक उछला। सोने की कीमतें 386 रुपए गिरकर 50,140 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 546 रुपए गिरकर 60,025 रुपए प्रति किलोग्राम पर हुई। बुधवार को रियलमी ने 7 सीरीज स्मार्टफोन में नया 7i स्मार्टफोन लॉन्च किया। सीरीज में पहले से ही रियलमी 7 और 7 प्रो शामिल हैं। नया रियलमी 7i 4 रियर कैमरे और हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन और ऑक्टा कोर प्रोसेसर से लैस है। यह 2 वेरिएंट और 2 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। रियलमी 7i के बेस 4GB प्लस 64GB वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपए है, जबकि 4GB प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपए है। फोन फ्यूजन ग्रीन और फ्यूजन ब्लू कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। इसकी बिक्री 16 अक्टूबर से फ्लिपकार्ट, realme.com और ऑफलाइन स्टोर के माध्यम से की जाएगी। SBI डेबिट कार्ड से खरीदी करने पर ग्राहकों को 10% का इंस्टेंट कैशबैक दिया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना महामारी का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब तक कोई भी वैक्सीन नहीं आ सकी है। दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच अब विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने बुधवार को चेतावनी दी है। विश्व बैंक के मुताबिक साल 2021 तक कोरोना के कारण कम से कम 15 करोड़ लोग अत्यधिक गरीब की श्रेणी में चले जाएंगे। वाशिंगटन बेस्ड वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि कोरोना ने इस साल दुनिया भर के इकोनॉमी को बुरी तरह से प्रभावित किया है। आर्थिक वृद्धि की गंभीरता को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। 2021 तक 8.8 करोड़ से लेकर 11.5 करोड़ लोग अतिरिक्त गरीबी में धकेले जा सकते हैं, जिसको मिलाकर 2021 तक दुनिया भर के 15 करोड़ लोगों पर अधिक गरीब होने का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के मुताबिक दुनिया भर में अब तक कोरोना के 3.58 करोड़ मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 10,49,483 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कंप्यूटर बेस्ड विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए कोरोना संबंधी संशोधित गाइडलाइन जारी की है। जारी गाइडलाइन के मुताबिक अब कोरोना के लक्षण वाले कैंडिडेट्स को भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी। बुखार, खांसी आदि लक्षण वाले उम्मीदवारों को अब परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट्स के लिए अलग कमरे में परीक्षा की व्यवस्था की जाएगी। एसएससी द्वारा अक्टूबर और नवंबर 2020 में सब इंस्पेक्टर, सीएपीएफ्स, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर समेत अन्य परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। परीक्षा के लिए जारी गाइडलाइन के मुताबिक कैंडिडेट्स को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ ही कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट भी लेकर जाना होगा। इसके बिना उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। त्योहारी सीजन को देखते हुए देश के कई प्रमुख बैंक लोगों को खास ऑफर दे रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक इस त्योहारी सीजन में खास ऑफर दे रहे हैं। सस्ता लोन, डिस्काउंट और कैशबैक सहित मिलेंगी कई खास सुविधाएं। इन ऑफर्स के तहत ग्राहकों को होम और कार लोन पर विशेष छूट दी जा रही है। एसबीआई ने होम लोन, कार, गोल्ड और पर्सनल लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस 100% माफ करने का ऐलान किया है। पीएनबी होम लोन, कार लोन आदि पर सभी तरह के अपफ्रंट प्रोसेसिंग चार्ज और डॉक्यूमेंट चार्ज नहीं लेगा। आईपीएल के 13वें सीजन के 21वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हरा दिया। अबू धाबी में खेले गए मैच में कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रन का टारगेट दिया। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स 5 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। कोलकाता नाइट राइडर्स के ओपनर राहुल त्रिपाठी ने सबसे ज्यादा रन 81 बनाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 6 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। और अब बात आज के इतिहास की। प्रसिद्ध वकील, न्यायाधीश और नेता बदरुद्दीन तैयब जी का जन्म 8 अक्टूबर 1844 में हुआ। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 में हुआ। भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार एवं उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का निधन 8 अक्टूबर 1936 में हुआ। और अंत में संपूर्ण क्रांति के प्रणेता और स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का निधन 8 अक्टूबर 1979 में हुआ।